हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वन शॉट। ये मेरा तीसरा चैप्टर है। इससे पहले नेगो कंपनी एलएलपी हमने ऑलरेडी डन कर दिया और इसके बाद हम लोग सोगा करने वाले हैं। तो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम का नीचे लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। एंड एक बात और मैं बता देता हूँ कि तुम लोग ने अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स नहीं देखा है तो भाई वो भी जाकर देख लो। एंड एक बार रिवाइज उससे भी कर लेना। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक उससे आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? देखो, समझने से पहले पार्टनरशिप होता क्या है मैं एक कहानी बनाता हूँ। मैं और मेरी होने वाली नेहा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बिज़नेस करेंगे, ठीक है। और उसमें जो है हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग 50-50 बांट लेंगे, ठीक है। हमने ये प्लान बनाया। उस क्या मैंने बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए काम करूँगा। नेहा ने बोला हट पगले, तू मेरे लिए काम करेगा, मैं तेरे लिए काम करूँगी। यानी मैं जो भी करूँगा वो नेहा को बाइंड करेगा और नेहा जो भी करेगी वो मेरे को बाइंड करेगा। तो हम दोनों के बीच में एक अलग सा रिलेशनशिप हो गया। कौन सा रिलेशनशिप? म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशनशिप। एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल फॉर वन, ठीक है। एक्टिंग फॉर ऑल फॉर वन। ये क्या हो गया? देखो, जब मैंने और नेहा ने एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक बिजनेस करने के लिए हम दोनों साथ आए, ठीक है। हमने अपना एक एग्रीमेंट बनाया, उसमें हमने लिखा कि हम लोग प्रॉफिट शेयर इक्वली करेंगे। एंड मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। नेहा ने बोला हट पगले, मैं तेरे लिए काम करूंगी। यानी अब नेहा जो भी करेगी उसका एक्ट से मैं बाइंड होऊंगा, मैं जो करूंगा मेरे एक्ट से नेहा भी बाइंड होगी। यानी हम दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो गया? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप हो गया। अगर ये पांचों चीज अगर है किसी चीज में तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पार्टनरशिप का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। कौन कौन से पांच चीज? सबसे पहला, दो आदमी होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, यानी 18+ होने चाहिए, ठीक है। उनका मोटिव क्या होना चाहिए? बिजनेस करना और प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट कमाना। एक एग्रीमेंट बनाएंगे और उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। सॉरी, क्या यही मैंने बोला? ये पांच चीज होगा, हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप का रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। मेरे और नेहा के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? अरे वो वाला नहीं पागल, यहाँ मैं पार्टनरशिप वाला बात कर रहा हूँ। मेरे और नेहा के बीच में यहाँ पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, ठीक है। और हम दोनों को इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा? पार्टनर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पार्टनर। और हम लोग कलेक्टिवली जब हम लोग साथ में होंगे तो हम लोग को फर्म बोला जाएगा। और फर्म, जिस फर्म का हम लोग कोई नाम रखेंगे, जैसे कि एकेजी मैंने नाम रख दिया तो मेरे फर्म का नाम हो गया एकेजी। ये एकेजी फर्म नेम हो गया। हम दोनों साथ में हैं तो फर्म कहलाएंगे, अलग अलग हैं पार्टनर कहलाएंगे। हमारे बीच का रिलेशनशिप पार्टनरशिप कहलाएगा। और पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए ये पांच चीज की जरूरत है। सबसे पहला आप पढ़ते हैं मेजर। मेजर होना चाहिए। देखो, आगे जाके तुम पढ़ोगे कि माइनर भी पार्टनर बन सकता है, बट अभी ऐसा समझ लो कि तुम्हें दो मेजर चाहिए पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम 50 हो सकता है। ये लिमिट कहाँ लिखी है? तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखी है। क्या ये एग्जामिनेशन में आएगा? द आंसर इज नो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल में है, चांसेस कम है, ठीक है। अब बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस यानी गेन्स एक्वायर करने के लिए हम लोग मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए होना चाहिए। इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम नहीं कर सकता पार्टनरशिप, याद रखना। और ये लॉफुल होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फिर प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सारा पार्टनर प्रॉफिट शेयर, लॉस शेयर करे। हो सकता है कि मैं बोलूँगा कि नेहा तू लॉस मत शेयर करना, मैं सिर्फ लॉस शेयर करूंगा, तू बस प्रॉफिट शेयर करना। ऐसा क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, हो सकता है ऐसा भी। कुछ पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, जैसे कि माइनर, तो वो आगे अभी समझोगे तुम लोग, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो भी अलग अलग हो सकता है। अब एग्रीमेंट पे आते हैं। एग्रीमेंट जो हम दोनों ने लिखा कि भाई ऐसे ऐसे होगा, शेयर करेंगे हम लोग प्रॉफिट, वही सब हो गया एग्रीमेंट। ये एक्सप्रेस यानी रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन लॉ बोलता है कि भाई रिटर्न करवा लेना, क्योंकि ये एज अ प्रूफ सर्व हो जाता है। फिर म्यूचुअल एजेंसी, मैंने अभी भी समझाया तुमको, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है और कंक्लूसिव एविडेंस भी है, क्योंकि यही तो बताता है कि भाई पार्टनरशिप क्रिएट हो गया है।
अब एग्रीमेंट जो है वो वॉलेंट्री होना चाहिए, यानी अपने मन से एग्रीमेंट में आना चाहिए। नेहा अपने मन से मेरे साथ एग्रीमेंट करना चाह रही है, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए यानी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। एक केस आता है यहाँ केडी कमंत एंड को। इसमें क्या होता है, ये जो एक पार्टनर है वो पार्टनरशिप का लायबिलिटी से बचना चाहता है, ये बोल के कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, दूसरा पार्टनर ने एक्ट किया है तो मैं क्यों लायबल हूँगा। तो कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की, देखो यहाँ एग्रीमेंट था बिजनेस करने का, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का, तो यहाँ पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है एंड यहाँ म्यूचुअल एजेंसी भी है, तो वो जो किया वो तुमको भी बाइंड करेगा, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 6। ये क्या बोलता है कि पार्टनरशिप है या नहीं है उसका पता करो। पता कैसे करेंगे, सबसे पहला सेक्शन 5 में एग्रीमेंट देखेंगे, क्या पार्टनरशिप में यानी जो रिलेशनशिप बना है मेरे और नेहा के बीच में, क्या वो एग्रीमेंट से बना है, क्योंकि ये स्टेटस से नहीं आता है। जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में बर्थ से ही वो मेंबर बन जाता है, तो वो स्टेटस से मिलता है, बट यहाँ जो है स्टेटस से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही क्रिएट होता है। तो यहाँ तुम्हें पहला चेक करना क्या एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो आगे बढ़ो। फिर देखो क्या प्रॉफिट शेयर है, क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, तो अगर है तो भैया अच्छी बात है, तब पार्टनरशिप क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि कभी कभी जो है ना प्रॉफिट तो शेयर होता है, बट वो जो है पार्टनरशिप नहीं क्रिएट करता। अभी ऐसा कौन कौन सा केस है, देखो, जब एक लेंडर ऑफ मनी लैंड कर दे मनी, सर्वेंट को अपॉइंट करे फॉर्म, अमाउंट रिसीव बाय विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर, या एक सेलर ने अपना गुडविल बेचा उसके बदले उसको शेयर में मतलब प्रॉफिट में कुछ शेयर मिल गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है बट ये पार्टनरशिप का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा है। उसके बाद थर्ड जो है, जो पार्टनरशिप है या नहीं वो पता करने के लिए हमें देखना होगा म्यूचुअल एजेंसी, जो मैं अभी से बोलते आ रहा हूँ, वन फॉर ऑल फॉर वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एसोसिएशन क्या होता है। देखो एसोसिएशन और पार्टनरशिप एक ही जैसा है। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन कोई चीज़ करने के लिए आए हैं, तो सारा पार्टनरशिप को एसोसिएशन माना जाता है, बट सारा एसोसिएशन को पार्टनरशिप नहीं माना जाता है। इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि कुछ कुछ एसोसिएशन नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए भी बनते हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए भी बनते हैं, तो इसलिए उन्हें पार्टनरशिप नहीं बोला जाता है, सारा एसोसिएशन को पार्टनरशिप नहीं बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक टाइम के बेसिस पे, एक पर्पस के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे कौन कौन होते हैं, सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल। मैं और नेहा ने एक पार्टनरशिप बनाया 1 जनवरी 2024 को, और हमने डिसाइड नहीं किया कि ये पार्टनरशिप का एज क्या होगा, मतलब ये पार्टनरशिप कब तक चलाना है, ये फॉर्म कब तक कंटिन्यू करना है, हमने डिसाइड ही नहीं किया, ना एग्रीमेंट में लिखा, ना हमने इस रिलेटेड बात किया। पागल हो क्या, मैं नेहा के साथ रहने के लिए कभी समय देखूंगा, भाई ज़िंदगी भर रहना होगा तो ज़िंदगी भर रहूँगा। तो बस मैंने कोई बात ही नहीं की, ना उसने कोई बात की, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पार्टनरशिप एट विल हो गया। यानी यहाँ पर कोई फिक्स डिफिनिट पीरियड ही नहीं है कि पार्टनरशिप चलना कब तक है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिसॉल्व कैसे होगा, बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब पार्टनरशिप एट विल है, उसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं है, समझ गया। अब आगे बताओ डिसॉल्व कैसे होगा। तो देखो, मैं और नेहा में से कोई नोटिस दूसरे को दे देंगे कि हमको ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है, उसी दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। यानी अगर पार्टनरशिप एट विल है तो डिसॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जिस पार्टनर को डिसॉल्व करना है वो नोटिस दे देगा दूसरे को, बस बात तक खत्म। दूसरा आता है फिक्स्ड पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। सिंपल लॉजिक है भाई, इसमें टाइम पीरियड फिक्स होगा कि भाई 1 साल के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी 1 साल तक ही पार्टनरशिप चलेगा। अब मान लो 1 साल हमने डेट दिया कि 1 साल तक ही पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा, 1 साल खत्म हो गया और हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, अभी भी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 साल खत्म हो गया, फिक्स पीरियड खत्म हो गया तब भी, तो उस सिचुएशन में उसको पार्टनरशिप एट विल मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर अब पर्पस के बेसिस पे दो होते हैं। पहला पार्टिकुलर पर्पस पार्टनरशिप, ये क्या होता है, ये पार्टनरशिप किसी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए बना रहता है। मान लो सपोज करो मेरे घर के बगल में रोड बन रहा है, मैंने और 3-4 बिल्डर ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाया और टेंडर ले लिया उस रोड को बनाने के लिए। जैसे रोड बनेगा तो क्या हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही पर्पस के था रोड बनाना, वो पर्पस, वो सिंगल एडवेंचर जैसे ही कंप्लीट होगा पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, जनरल पर्पस यानी ऐसा कोई पर्पस नहीं है, बस हम लोग बिजनेस करना चाहते थे तो हमने और नेहा ने बस पार्टनरशिप बना लिया। ठीक है, थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ मानता हूँ, तो भाई तुम लोग 2x 1x पे देखना बंद करो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कंटेंट क्या क्या है ये रटने की जरूरत नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना।
ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। देखो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मैं जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी नेहा घर बैठी हुई थी, मैं ही सब काम कर रहा था पार्टनरशिप का, तो मैं कहलाऊंगा एक्टिव पार्टनर, क्योंकि मैं ही आउटसाइडर से डील कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मैं रिटायरमेंट लेना चाहूँ ना, तो मेरे को एक नोटिस देना होगा पब्लिक को। क्यों पब्लिक को देना होगा, क्योंकि भाई पब्लिक हमको जानती है, और जब मैं ही छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरे को पब्लिक को बताना होगा, देख भाई अब मैं पार्टनर नहीं हूँ, ये बताऊंगा। ये एक्टिव पार्टनर हो गया। फिर नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता है पार्टनरशिप में, वो बस अपना नाम यूज करने देता है। पार्टनरशिप फर्म को बोलता है ठीक है भाई तू मेरा नाम इस्तेमाल कर, ना उसको प्रॉफिट मिलता है ना उसको लॉस होता है, ठीक है, लेकिन वो उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है थर्ड पार्टी के लिए। ये भाई गजब पॉइंट है। फिर सब पार्टनर क्या हुआ, मान लो मैं और नेहा एक पार्टनरशिप फर्म में है, फिर मैं और मिस्टर एक्स एक दूसरा पार्टनरशिप फर्म में है, तो नेहा मिस्टर एक्स की क्या हो जाएगी, सब पार्टनर, क्योंकि ये मेरा पार्टनर है और मैं इसका पार्टनर हूँ, तो पार्टनर का पार्टनर क्या हुआ, सब पार्टनर हो गया। ठीक है। और सब पार्टनर लायबल नहीं होता है पार्टनरशिप के लिए। भाई मेरे और नेहा के बीच में अगर कोई लॉस हो रहा है तो भाई उस आदमी को क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आउटगोइंग पार्टनर सिंपल है, कोई पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट, एक्सपल्सन और डेथ के केस में, तो भैया इसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सीधा बात है। इसका एक एग्जांपल माइनर, यानी ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ प्रॉफिट में है, लॉस शेयर नहीं करता, लॉस बियर नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। ठीक है। फिर इनकमिंग पार्टनर, वैसा पार्टनर जो कि पार्टनरशिप में आ रहा है। मैंने और नेहा ने मिस्टर एक्स को पार्टनर में इंट्रोड्यूस किया, एज अ पार्टनर मैंने और नेहा ने पार्टनरशिप में उसे लाया, तो वो इनकमिंग पार्टनर हो गया। तो वो लायबल कब से होगा, जिस दिन से वो आया उसके आगे के ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसके पीछे के ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल नहीं होगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये सिंपल सा समझो, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं मिस्टर एक्स और नेहा हैं पार्टनर्स। ठीक है। मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स, मैं नेहा गए एक पार्टी में, ठीक है, वहाँ मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि ये हमारा पार्टनर है, और उसने भी कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप सुन लिया और हंस रहा था। ठीक है। तो उस सिचुएशन में सामने वाले को नहीं लगेगा कि भाई पार्टनर लोग बोल रहे हैं कि ये पार्टनर है तो होगा पार्टनर। वो बात पे, मेरा ये बात पे रिलाय करके अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो भाई मेरा दोस्त भी लायबल होगा उस अमाउंट के लिए, एज सिंपल एज दैट। यानी कि अगर कोई अपने कंडक्ट या स्पोकन से दूसरे को दिखाता है कि वो पार्टनर है, या खुद बताता है मैं पार्टनर हूँ और दूसरा पार्टनर वो मना नहीं कर रहा है, तो सामने वाला अगर उस पर रिलाय करके कोई इन्वेस्टमेंट कर दे तो भैया लायबल हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब उस ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। ये क्या है, ये मैंने लर्न करने के लिए लिखा था, तो ये बाद में पढ़ना, पहले यूनिट 2 में ही ये सब पार्ट है, ये मैंने शॉर्ट तरीके से समझा था याद करने के लिए, तो वो मैं बाद में बता दूंगा। तो ऐसा तुम टेंशन नहीं लो कि मैंने वो छोड़ दिया, हाँ मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने कुछ कट नहीं किया। तो यूनिट 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर, सबसे पहला सेक्शन 9 वो बताता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर के ड्यूटीज क्या क्या है। तुम ही सोचो क्या क्या होगा। पहला तो फर्म के लिए काम करेंगे, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ठीक है। नेहा को मैं सब कुछ बताऊंगा, यानी सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगा, गुड फेथ में काम करूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट जो मैं तैयार करूंगा वो सही तरीके से करूंगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सोचो मिस्टर एक्स मर गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया, तो उसको मैं सही बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, गलत सलत मैं नहीं बता सकता, ये मेरी ड्यूटी है। सेक्शन 10 इंडेमनीफाई इन केस ऑफ फ्रॉड। मान लो मिस्टर एक्स ने कोई फ्रॉड किया सामने वाले थर्ड पार्टी पर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्या मेरे और नेहा को पकड़ सकता है, पैसा मांग सकता है? द आंसर इज यस। अगर थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो रहा है तो वो फर्म से रिकवर करेगा, बट लिंकी लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर मैं पैसे दे दूंगा। सपोज करो 60,000 का लॉस हुआ, तो 60,000 में 20,000 नेहा ने दिया, 20,000 मैंने दिया, 20,000 मिस्टर एक्स ने दिया। अब 60,000 आउटसाइडर को देने के बाद उसको बोलूँगा अब तू जा। फिर मैं और नेहा मिस्टर एक्स से बोलूँगा चल हमारे 40,000 निकाल। यानी सेक्शन 10 बोलता है अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है और उसके कारण अगर लॉस होता है हमको और नेहा को, यानी पार्टनरशिप फर्म को या अदर पार्टनर्स को, तो वो कंपनसेट करेगा भैया, सिंपल सा बात है। सेक्शन 11 क्या बोलता है कि जो भी राइट एंड ड्यूटीज पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा है वो हमें फॉलो करना है, सिंपल सा बात है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि एक पार्टनर कोई और बिजनेस कर ही नहीं सकता पार्टनरशिप फर्म के अलावा, यानी मैं
पार्टनरशिप फर्म में हूँ नेहा के साथ, तो मैं सिर्फ इसी का बिजनेस करूँगा, दूसरा मैं कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। अब इसी का एक्सेप्शन आगे जाकर आता है, मैं दिखा देता हूँ आगे जाकर, ठीक है, आगे जाकर दिखाता हूँ। सेक्शन 16 में लिखा है कि ए पार्टनर कैन इंगेज इन अनदर बिजनेस। इसमें क्या बोला, पहले बोला कि उन्होंने कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता पार्टनरशिप के बिजनेस के अलावा, फिर उन्होंने बाद में ये लिखा कि भाई वो बिजनेस कर सकता है दूसरा, बट जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट जो है फर्म को लाके देना होगा, वो बताना होगा, वो शेयर करना होगा। सिंपल सा बात है, यानी तुम दूसरा बिजनेस करो बट जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो आ जाओ हमारे साथ लेकर शेयर करो, ठीक है। अब चलो वापस चलते हैं, आएंगे फिर वहाँ पर। तो अब है सेक्शन 11 हो गया। सेक्शन 12 क्या बोलता है कि हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सारा ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। और एक देखो यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से समझना, जब पार्टनरशिप में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो जिससे पार्टनरशिप हिल डोल सकता है, यानी कि फंडामेंटल डिसीजन, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में सारा पार्टनर का कंसेंट लेना होगा। ऑल पार्टनर यानी सारा पार्टनर कंसेंट देगा तभी हम वो चीज़ कर सकते हैं, अगर नहीं देगा तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। और अगर कोई रेगुलर नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग को कुछ अप्रूवल लेना है तो वो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सारा पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट है कि वो भी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी। देखो ये अकाउंट्स वाला बात बोलता है, क्या बोलता है, देखो तुम पढ़ोगे कुछ समझ जाओगे। एक पार्टनर को सैलरी तब तक नहीं मिलेगा जब तक एग्रीमेंट में नहीं लिखेगा। अकाउंट्स बनाने टाइम ये आता था क्वेश्चन, ठीक है। फिर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेगा अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है। अगर एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस लोन पे इंटरेस्ट एटलीस्ट 6% लगेगा पर एनम, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है होगा वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी जब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। उसके बाद फर्म जो है इंडेमनीफाई करेगा पार्टनर को, यानी अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया, कब किया, इमरजेंसी के टाइम में, किस मोटिव से, ताकि फर्म का खर्चा कम हो सके, यानी फर्म को लॉस कम हो सके, तो उस सिचुएशन में फर्म जो है उस पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगा यानी कंपनसेट करेगा। कोई लॉस अगर फर्म इनकर कर रहा है पार्टनर की गलती के कारण, तो भैया पार्टनर उसको कंपनसेट करेगा। सिंपल सा बात है भाई, जिसकी गलती वो कंपनसेट करे दूसरे को। फिर सेक्शन 14 आता है प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। ये क्या बोलता है, फर्म का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। सिंपल समझो, जो फर्म के फंड से खरीदा गया है उसको फर्म का प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो कि फर्म का फंड से खरीदा गया, बट वो किसके लिए खरीदा गया, एक पार्टनर के लिए खरीदा गया, तो उस सिचुएशन में वो पार्टनर का प्रॉपर्टी माना जाएगा। अब यहाँ गुडविल का डिफिनेशन है, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये होता है इज्जत, बिजनेस का इज्जत, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 15, फर्म का प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है। देखो फर्म का प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ फर्म के बिजनेस के लिए ही होगा, बस। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट। मान लो कोई पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट बनाता है फर्म का नाम इस्तेमाल करके, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके या उसका कनेक्शन इस्तेमाल करके, तो भैया पार्टनर को वो चीज़ डिस्क्लोज करना होगा और फर्म में लाकर देना होगा, यानी मैं कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता। उसके सेक्शन 16 का सबसेक्शन बी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सेक्शन 17 क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप में कोई चेंजेस होता है तो क्या राइट एंड ड्यूटीज़ में, जो पार्टनर के राइट एंड ड्यूटीज़ है, क्या उनमें भी चेंजेस होगा। द आंसर इज नो। कोई भी चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, राइट एंड ड्यूटीज सेम ही होगा पार्टनर्स का। सेक्शन 18 यहाँ अच्छे से समझना, सेक्शन 18 क्या बोलता है, ओह भाई, सेक्शन 18 बोलता है कि फर्म पार्टनर्स जो हैं वो एजेंट है पार्टनरशिप फर्म के। मैं और नेहा एकेजी पार्टनरशिप के एजेंट है। ये तो भाई शुरू से यही पढ़ते हुए आए हैं। सेक्शन 18 बस इतना ही बात बोलता है कि सारे पार्टनर एजेंट है पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 19 और 22 एक साथ पढ़ेंगे, इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। देखो यहाँ लॉजिक सिंपल है, एक पार्टनर एजेंट है पार्टनरशिप फर्म का, तो वो अपना एक्ट से फर्म को बाइंड कर सकता है। द आंसर इज यस, बाइंड कर सकता है, बट कौन से एक्ट से, तो वो एक्ट जो कि उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर है। इम्प्लाइड अथॉरिटी बोले तो यानी कि उसने ये बिजनेस ट्रांजैक्शन
नॉर्मल कोर्स में यूजुअल मैनर में किया और फर्म के नाम पर किया है, यानी कोई सही तरीके से यूजुअल कोर्स ऑफ मैनर में फर्म के नाम पर उसकी अगर उसने कोई एक्ट किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसने अपने इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर काम किया है, एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर काम किया है तो वो फर्म को करेगा बाइंड। यही सेक्शन 19 एंड 22 बोलता है। 19 बात करता है कि कौन कौन से इम्प्लाइड कंडीशन इम्प्लाइड अथॉरिटी हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना, उसके बाद फर्म के नाम पे डेप्ट वगैरह लेना, या फिर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना, इंडोर्स करना, ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है। यहाँ पर मेरे नोट्स में एक चीज़ मिस हो चुका है, वो लिखो कि कौन कौन से इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं। लिखो कौन कौन इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। मेरे नोट्स में है बट वो अब कहाँ गए, वो शायद चूहा जी के पेट में है, चूहा महाराज के। अगर चूहा मिलता है तो भाई मैं उसके पेट से निकाल के तुम्हें दे सकता हूँ। लिखो चुपचाप से, कब कब इम्प्लाइड अथॉरिटी काम नहीं करेगा। सबसे इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, एक पार्टनर पार्टनरशिप के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ये उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के अगेंस्ट है, अंदर है। अब ये मॉड्यूल से भी तुम रीडिंग मार लोगे, बस पॉइंट ही लिखा हुआ है। दूसरा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब किसी भाई मैंने किसी फर्म ने किसी पे केस किया और उससे पैसा मिलने वाला है, मेरे को भेजा गया पैसा लाने, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, उसके बाद मैं एडमिट नहीं कर सकता लायबिलिटी, यानी कि मैं गया, मेरे फर्म के ऊपर केस हुआ है, मैं केस लड़ने की जगह मैं मान के आ गया कि हाँ भाई मेरी गलती है, ये नहीं कर सकता। उसके बाद फिर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद भी नहीं सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं खरीद भी नहीं सकता, ना ही सेल कर सकता, ना ही परचेस कर सकता है। यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए राइट है बट इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। मैं पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बना सकता फर्म के बिहाफ पे, यानी मैं अपने पार्टनरशिप फर्म को दूसरे का पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना दूं, ये मैं कर नहीं सकता, ये मेरे एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है। और लास्ट में गिव अप, यानी कि मान लो मैंने किसी पे केस किया, मेरे को केस लड़ने भेजा गया, मैंने केस छोड़ कर आ गया, ये सब मैं नहीं कर सकता। और भी एक दो पॉइंट होगा, वो बस तुम्हें याद करके एक बार लिख लेना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 20। देखो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी तो सारे पार्टनर का होता है, बट इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को मैं और नेहा मिलकर क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी पार्टनर्स एग्रीमेंट बनाकर किसी एक पार्टनर का अथॉरिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, किसी एक पार्टनर का अथॉरिटी डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। अब मान लो किसी पार्टनर का अथॉरिटी हमने डिक्रीज कर दिया, मिस्टर एक्स का इम्प्लाइड अथॉरिटी घटा दिया कि वो लोन नहीं ले सकता, फिर भी वो आउटसाइडर से लोन लेता है। तो जो आउटसाइडर उसको लोन दिया, अगर उसको ये बात पता है कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये चीज़ नहीं है, तो भैया तुम दोनों अपना समझो, फर्म लायबल नहीं होगा। बट अगर आउटसाइडर को नहीं पता है तो भैया उस सिचुएशन में फर्म लायबल होगा आउटसाइडर को। बस सेक्शन 21 पुराना वाला बात बोलता है कि अगर एक पार्टनर कोई खर्चा करता है इमरजेंसी के टाइम पे, तो भैया उसके पास राइट है कि वो फर्म से पैसा लेगा। सिंपल, पहले भी हमने पढ़ा, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ। अब सेक्शन 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशन, ये क्या बोलता है, एक पार्टनर अगर दूसरे आउटसाइडर के साथ डील कर रहा है एंड उस आउटसाइडर को कोई लॉस होता है, भले ही मेरे को पता है कि नहीं कि वो डील कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, मैं भी लायबल हूँगा आउटसाइडर को। एडमिशन यानी मतलब रिप्रेजेंटेशन, यहाँ एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टनर। यानी सपोज करो मिस्टर एक्स ने थर्ड पार्टी को बोला कि ये प्रोडक्ट ले जाइए, बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, आप जिस पर्पज़ के लिए ले जा रहे हैं उसके लिए सूटेबल है, बट वो पर्पज़ के लिए सूटेबल ही नहीं था, मेरे को इस सब बारे में पता भी नहीं है मेरे और नेहा को, क्या वो आउटसाइडर हमको भी लायबल कर सकता है? द आंसर इज यस। सेक्शन 24 नोटिस टू ए पार्टनर, सिंपल बात है, मैं एक्टिव पार्टनर था अपनी पार्टनरशिप का, अगर मेरे को कोई नोटिस दे दिया गया है तो माना ये जाएगा कि पूरे पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दे दिया गया है, बस सिंपल सा बात है। बट ये कब नहीं माना जाएगा, मेरे को नोटिस इज इक्वल्स टू पार्टनरशिप फर्म को नोटिस, ये कब नहीं माना जाएगा? ये दो सिचुएशन में, एक सिचुएशन में नहीं माना जाएगा। वो क्या, अगर मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में भाई मेरे को नोटिस इज नॉट इक्वल्स टू पार्टनरशिप फर्म को नोटिस। फिर सेक्शन 25 बोलता है कि पार्टनर जो है ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होते हैं दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होता है। सेक्शन 26 बोलता है
कि अगर कोई लॉस होता है, कोई इंजरी होता है किसी थर्ड पार्टी को पार्टनर की गलती के कारण, तो भैया, और वो पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑथराइज बाय द फर्म, यानी इन सिंपल मेरी गलती के कारण किसी को लॉस हुआ और वो गलती जो मैंने की वो मेरे इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर था, तो उस सिचुएशन में फर्म लायबल होगा आउटसाइडर को। सेक्शन 27 बोलता है, मान लो मिस्टर एक्स ने कोई डेप्ट लिया किसी से और उसको मिस यूटिलाइज कर रहा है, या हम तीनों मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, मैं, नेहा, मिस्टर एक्स तीनों, उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी को पूरा फर्म लायबल होगा। भाई थर्ड पार्टी को कोई लॉस नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखो ये बात पे। सेक्शन 29 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मान लो नेहा अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहती है किसको, अपनी बहन को, तो क्या ये कर सकती है? द आंसर इज यस, कर सकती है, बट उसके लिए उसको सारा कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर का। मैं, मिस्टर एक्स, हम दोनों कंसेंट देंगे, नेहा अपना कंसेंट देगी, तब ही सारा हम तीन लोग कंसेंट दे देंगे, तब वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर देगी। बट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद पता है गड़बड़ क्या होगी? इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद जिसको ट्रांसफ़र होगा, यानी नेहा की बहन, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगी, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सॉरी, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगी, बट उसके पास कोई राइट ही नहीं है बिजनेस में पार्टिसिपेट करना। यानी नेहा पार्टिसिपेट कर सकती थी, बट नेहा की बहन ना बिजनेस में पार्टिसिपेट कर पाएगी, ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना पाएगी, ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकती है, कुछ नहीं कर सकती, वो बस प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगी। बट जब नेहा रिटायर होने लगेगी उस टाइम पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकती है, क्योंकि उस टाइम पे उसको अपना शेयर निकालना है। सेक्शन 30 आता है माइनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? एक वर्ड में आंसर, पार्टनर नहीं बन सकता माइनर। ठीक है, हाँ नहीं बन सकता, बट बेनिफिट के लिए यानी सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्या अपॉइंट हो सकता है? द आंसर इज यस, प्रॉफिट के लिए अपॉइंट हो सकता है। अब जब वो माइनॉरिटी में होगा तो वो क्या क्या कर सकता है? भाई सब कुछ कर सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बना भी सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, और उसके बाद वो क्या केस कर सकता है दूसरे पार्टनर पे। तो वो केस कब करेगा? जब वो पार्टनरशिप छोड़ देगा तब। यानी पार्टनरशिप में रहते हुए वो दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता अपने शेयर के लिए, बट जैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म उसने छोड़ा वो केस कर सकता है। ठीक है, अब एक पार्टनर, सपोज करो नेहा 18 साल की नहीं है, 17 साल की है, तो नेहा जैसे ही 18 साल की हो गई तो मैं उसके पास पूछने गया विल यू मैरी मी, ये नहीं पूछने गया भाई, मैं पूछने गया उससे क्या तुम अब मेजर हो गई है तो क्या तू अब पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेगी एज अ मेजर पार्टनर या रिटायर होना चाहेगी। मैं उससे पूछूंगा और उसको 6 महीने का टाइम दूंगा कि भाई तू डिसाइड करके बता, भाई नहीं बोलूंगा यार, क्या बोल रहा हूँ, नेहा तू डिसाइड करके बता दे कि करना क्या है। तो अब पहले लायबिलिटी समझते हैं कि माइनर का लायबिलिटी क्या होता है। भाई कोई लायबिलिटी नहीं होता, ना कोई डेफ्ट के लिए लायबल है, ना कोई शेयर्स के लिए, कुछ के लिए लायबल नहीं है। भाई वो माइनर एकदम चौड़ में रहेगा, भाई मैं तो किसी चीज़ के लिए लायबल ही नहीं हूँ, वो इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर नेहा ने हाँ बोला, उसने बोला कि ठीक है मैं एज अ मेजर पार्टनर कंटिन्यू करना चाहती हूँ, जैसे उसने ये बोला तो वो उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। कब तक के लिए अनलिमिटेड हो जाएगा? याद रखना, कब तक के लिए हो जाएगा? जिस दिन से वो अपॉइंट हुई है, यानी जब माइनर थी तब अपॉइंट हुई है ना, जब माइनर थी तब अपॉइंट हुई है, उस दिन से वो लायबल हो जाएगी। यानी माइनर वाला ट्रांजैक्शन भी अब वो लायबल है उसके लिए भी, अगर उसने मेजर ऑप्शन चूज़ किया तो, और सारा राइट एंड ड्यूटीज जो है पार्टनर वाला ही होगा। बट यहाँ पर जो है अगर उसने पार्टनर नहीं बना, उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं बनना है, मैं फर्म छोड़ना चाहती हूँ, तो भाई उस सिचुएशन में वो एज अ माइनर ही रिटायर कर जाएगी, कोई ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगी, वो अपना शेयर मांग के आगे बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब सेक्शन 31 बात करता है एडमिशन, यानी एक पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, एडमिट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भाई, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है, बस म्यूचुअल कंसेंट चाहिए ऑल पार्टनर को। यानी एडमिशन अगर करना है एक पार्टनर को तो सारे पार्टनर का कंसेंट लेना होगा, और जैसे ही वो पार्टनर एडमिट हो जाएगा, जिस दिन एडमिट होगा उसके आगे उस दिन से जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए लायबल होगा, पिछले कोई ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर रिटायर हो सकता है, कैसे हो सकता है? या तो सारे पार्टनर के कंसेंट से रिटायर हो जाए, या एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट कैसे होगा तो उस हिसाब से हो जाए, या अगर पार्टनरशिप एट विल है तो भाई एक नोटिस दे दो, रिटायर हो जाओ। लेकिन अगर एक एक्टिव पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा। स्लीपिंग पार्टनर को ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ यार। अब रिटायरमेंट, पार्टनर के रिटायरमेंट से डिसॉल्यूशन नहीं हो जाता। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि रिटायर होने के बाद पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा तो भाई कंटिन्यू होगा। ठीक है, और हाँ
वो जो भी रिटायरमेंट होने से पहले, पब्लिक नोटिस देने से पहले जितने भी एक्ट हैं उसके लिए वो लायबल होगा फ्यूचर में भी। पार्टनरशिप में पब्लिक नोटिस देने से पहले सारे एक्ट के लिए वो लायबल होगा। हाँ, अगर वो क्या करे, थर्ड पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट बना ले कि आप लोग मेरे पे केस नहीं करिएगा, तब उस सिचुएशन में उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर नहीं, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो भैया वो फ्यूचर डेट के लिए, पास्ट एक्ट के लिए लायबल होगा। फिर सेक्शन 33 एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, एक्सप्लोजन, फाड़ दो पार्टनर को, यानी एक पार्टनर को निकाला जा सकता है फर्म से, लेकिन क्यों? गुड फेथ में, अच्छे चीज़ के लिए। उससे अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उसके लिए निकाला जा सकता है, और ये तभी निकाला जा सकता है जब एग्रीमेंट में ये बात लिखी हो कि हाँ भाई तुम निकाल सकते हो पार्टनर को। अगर नहीं लिखी है तो तुम उसको नहीं निकाल सकते, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सपोर्ट होना चाहिए। अब इसमें बताओ मेजॉरिटी क्यों बोला गया? सब में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। भाई मेजॉरिटी जो पार्टनर को निकाल रहे हैं वो कभी बोलेगा कि हाँ मेरे को निकाल दे? नहीं बोलेगा ना वो, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर बोला गया। अब गुड फेथ मतलब देखो, पहले तो हमें उस पार्टनर को नोटिस देना होगा। हम मिस्टर एक्स को निकाल रहे हैं, उसको नोटिस देंगे, भाई चल बढ़िया बिस्तर बांध निकल तू, और उसका एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे, और उसके बाद जो उसका रिमूवल है वो फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। फिर अब आते हैं इंसॉल्वेंट, यानी जैसे ही इंसॉल्वेंट होगा पार्टनरशिप बंद। लेकिन अगर एग्रीमेंट लिखा है कि नहीं चलेगा तो भाई चलने दो, कोई पब्लिक नोटिस का ज़रूरत नहीं है, पार्टनर नहीं रहेगा, और इंसॉल्वेंट पार्टनर का स्टेट भी लायबल नहीं माना जाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर, जैसे ही डेथ हुआ पार्टनरशिप बंद, लेकिन अगर एग्रीमेंट लिखा है तो चलने दो। पब्लिक नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं है, डिसीज पार्टनर के स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और डिसीज पार्टनर का स्टेट सीधा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेक्शन 36 राइट टू डू कंपीटिंग बिजनेस ऑफ रिटायर पार्टनर। मान लो एक पार्टनर रिटायर हुआ और वो कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है, यानी जो बिजनेस फर्म का था वही बिजनेस वो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सिंपल सा बात है वो ये चीज़ कर सकता है, बट तीन चीज़ नहीं कर सकता। क्या? सॉलिसिट नहीं कर सकता काइंड, यानी हमने मिस्टर एक्स को निकाला, अब वो हमारा ही बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस कर सकता है, बट वो तीन चीज़ नहीं कर सकता। क्या? हमारे जो क्लाइंट है उनको बहला फुसला के ये नहीं बोल सकता अब उसके पास कुछ नहीं रखा मेरे पास आ जाइए, ये बहला फुसला नहीं सकता। उसके बाद खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि हम अभी भी पार्टनर है केजी पार्टनरशिप का, ये नहीं कर सकता, और फर्म का नाम भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। तुम करो अपना बिजनेस करो भाई, मेरे मैटर में क्यों पढ़ रहे हो। सेक्शन 37 बोलता है कि जब भी रिटायरमेंट होता है, एक्सपल्सन होता है, इंसॉल्वेंसी डेथ, कुछ भी होता है, तो भाई जो पार्टनर का हक निकलता है, जो उसका शेयर निकलता है, वो तो उसको देना होगा ना, तो भाई वो लमसम में दिया जाता है। बट अगर तुम्हारे पास लमसम अमाउंट नहीं है देने को, तो वहाँ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? उस पार्टनर को बोलो कि भाई देख, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलो, या देख भाई देख, शेयर जो है इसका प्रॉफिट का वो शेयर रहने दे, रिटायर हो गया होने दे, जैसे ही प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट जो उसका शेयर है वो उसको मिलता जाएगा, इस तरह उसका सारा अकाउंट खत्म हो जाएगा। या तो ये मैं बोल सकता हूँ, या सीधा बोलो भाई लोन, उसको मैं लोन अमाउंट मान लेता हूँ, 6% इंटरेस्ट पे चुका दूंगा पैसे, ठीक है। अब मान लो इस केस में, मान लो कोई एक पार्टनर है, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई इतना झमेला करने का नहीं है, उसका कितना 1 लाख रुपए निकल रहा है, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ। तो जैसे ही वो 1 लाख रुपए देकर उस पार्टनर को निकाल देगा, उसका तो मैटर खत्म कर दिया। तो अब ये 1 लाख देगा फ्री में देगा? नहीं, ये जो उसका शेयर है, जितना भी शेयर है वो सब इसको मिल जाएगा, सिंपल बात है। सेक्शन 38 कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलता है। ये कंटिन्यूइंग गारंटी जैसा ही है, गारंटी वाला जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसमें क्या होता है, अगर एक कंटिन्यूइंग गारंटी है तो ये रिवोक हो जाएगा अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए। सिंपल बात है। यूनिट 2 तुम्हारा खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। अब यूनिट 3 आता है, ये बहुत छोटा यूनिट था, जो भी माल मसाला था यूनिट 2 में ही था। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट अगर तुम करना चाहते हो तो सेक्शन 58 बोलता है कि 2 आदमी मिलकर एक स्टेटमेंट साइन करेंगे, जिसमें क्या क्या डिटेल होगा, फॉर्म का नाम, प्लेस, ड्यूरेशन, एड्रेस, सब कुछ रहेगा। साइन करेंगे उसको और रजिस्ट्रार को दे देंगे। सेक्शन 59 क्या बोलता है? हाँ, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना कि नाम ऐसा आलतू फालतू नाम नहीं रखना, एम्पायर, इंडिया, याद है एलएलपी का सेक्शन 15, आलतू फालतू अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए। बस वही वाला बात है कि यहाँ कुछ अनडिजायरेबल आलतू फालतू नाम नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार को सबमिट किया, सेक्शन 59 में रजिस्ट्रार चेक करेगा, सेटिस्फाई हो गया, इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट, और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, मैं अपने पार्टनरशिप के नाम के पीछे रजिस्टर्ड वर्ड यूज़ करने लगूंगा। क्या यूज़ करने लगूंगा? रजिस्टर्ड, यानी अब एकेजी पार्टनरशिप नहीं, एकेजी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है।
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन के, यानी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भाई मेरे को क्या क्या डिसएडवांटेज होगा। सबसे पहला कि मैं केस नहीं कर सकता। सिविल रिलेटेड मैटर, क्रिमिनल रिलेटेड मैटर में तुम केस कर सकते हो, यानी किसी का मर्डर हो गया तो तुम केस करोगे भाई, उसमें तुमको नहीं रोका जा रहा है। सिविल रिलेटेड यानी डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर में एक पार्टनर या फर्म कोई भी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता, यानी ना मैं ना नेहा ना एकेजी एलएलपी बोलता हूँ, एकेजी पार्टनरशिप, हम तीनों में से कोई भी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई सेट ऑफ का हम लोग को रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके बाद ना हम लोग आपस में भी एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, यानी कि ना मैं फॉर्म पे केस कर सकता हूँ, ना नेहा फॉर्म पे केस कर सकती है, ना नेहा मेरे पे केस कर सकती है, ना मैं नेहा पे केस कर सकता हूँ, यानी केस नहीं होगा सिविल रिलेटेड मैटर में। ठीक है, अब यहाँ वाला जो पॉइंट है ये थर्ड वाला, ये इससे कनेक्ट करके समझते हैं। सेक्शन 69 बोलता है एक्सेप्शन जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेक्शन 69 बोलता है भाई देखो रजिस्ट्रेशन हो या ना हो ये चीज़ करने का राइट है। क्या क्या है भाई, थर्ड पार्टी के पास राइट है कि वो केस करेगा, मतलब तुम रजिस्टर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी तुमको भाई अच्छे से ले लेगा अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि उसके पास राइट है केस करने का, बट तुम्हारे पास राइट नहीं है। फिर तुम सेट ऑफ कर सकते हो क्लेम 100 रुपीज़ तक का। भाई ये 100 रुपीज़ 1932 में अच्छा अमाउंट हुआ करता था, बट अभी है नहीं, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। और उसके बाद पार्टनर का राइट है कि वो केस कर सकता है अदर पार्टनर पे अपने अकाउंट के सेटलमेंट डिसॉल्यूशन के टाइम में, यानी फॉर्म बंद हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि मेरा अकाउंट में मतलब मेरे शेयर में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, तो उस सिचुएशन में मैं केस कर सकता हूँ, डिसॉल्यूशन टाइम केस कर सकता हूँ दूसरे पार्टनर पे। ठीक है, और अगर कोई ऑफिशियल रिसीवर है, यानी कोई इंसॉल्वेंट हो गया ऑफिशियल रिसीवर आया तो उसके पास राइट है, उसके पास राइट है। ठीक है, और उसके बाद हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया तो वो भी डिसीज पार्टनर का जो है सेटलमेंट अकाउंट के सेटलमेंट के टाइम पे केस कर सकता है, यानी जो भी है सेटलमेंट और वाइंडिंग अप के टाइम पे ही होगा, डिसॉल्यूशन के टाइम पे ही, ऐसा नॉर्मल में तुम केस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 69 सब सेक्शन 2। ये क्या बोलता है, मान लो मैं नेहा मिस्टर एक्स तीन पार्टनर थे, हमने एक ट्रांजैक्शन किया किसी के साथ। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन 1 लाख का था, मिस्टर एक्स मर गया, अब वो जो है मेरे को पैसा दे नहीं रहा है 1 लाख रुपया। ठीक है, तो क्या मैं और नेहा ये केस कर सकते हैं उस पर? द आंसर इज यस, केस कर सकते हैं, इवन मिस्टर एक्स मर गया है कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर होता क्या है, मिस्टर एक्स मरा, हमने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लिया और ये बात हमने किसको नहीं बताया, रजिस्ट्रार को बताया नहीं, तो क्या अब हम केस कर सकते हैं सामने वाले आदमी पे? द आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉइंटमेंट होता है तो रजिस्ट्रार को बताना होगा, और अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो हम लोग केस नहीं कर सकते। बस अब 40 से लेकर 44 तक डिसॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, सेक्शन 40 सिंपल बोलता है कि भाई डिसॉल्यूशन कर लो कंसेंट से, आप लोग आपस में बात करके एग्रीमेंट पे जो लिखा हुआ है उस हिसाब से डिसॉल्यूशन कर लो। 41 बताता है कंपलसरी डिसॉल्यूशन, यानी ये हुआ भाई इसमें तो डिसॉल्यूशन होना ही है, कंपलसरी है, एग्रीमेंट में लिखा ना लिखा फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे पहला कब, जब तुम्हारा बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया। सपोज करो मैंने कोकाइन बेचने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, वो तभी लॉफुल था, दूसरे दिन ही वो अनलॉफुल हो गया, तो भाई आप बिजनेस बंद करना होगा, पार्टनरशिप बंद करना होगा, कंपलसरी डिसॉल्यूशन। दूसरा इंसॉल्वेंसी, भाई सब पार्टनर एक के साथ गरीब हो गए, सबका दिवालिया निकल गया, तो उस सिचुएशन में भाई पार्टनरशिप बंद होगा। फिर सेक्शन 42 बोलता है कि फर्म डिसॉल्व हो सकता है जब टर्म एक्सपायर हो जाए, पार्टनर का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर, बिजनेस जिस पर्पस से बना था वो पर्पस हो जाए, ये सब हम लोग पहले पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेक्शन 43 बोलता है कि पार्टनरशिप एट विल कैसे डिसॉल्व होगा, एक नोटिस दे दो चुपचाप से भाई डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 44, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कोर्ट कैब कब डिसॉल्व करेगा। सबसे पहला इंसैनिटी, मान लो एक्टिव पार्टनर पागल हो गया है, लड़की के पीछे नहीं सही में पागल हो गया परमानेंट बेसिस पे, मतलब पगला गया है वो बिल्कुल वैसा, तो अदर पार्टनर जाके बोलेगा भाई एक्टिव पार्टनर ही पागल हो गया है तो फर्म डिसॉल्व कर दो। फिर परमानेंट, ये क्या होता है, मान लो कोई एक पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर को छोड़ के मान लो एक्टिव पार्टनर ही है, उसका हाथ पैर मुंह कान गर्दन टूट गया है, गर्दन टूट गया है, तो भाई उस सिचुएशन में वो परमानेंट इनकैपेबल हो गया, इनकैपेसिएट हो गया, काम नहीं कर सकता वो, तो इसलिए दूसरा पार्टनर जाकर बोलेगा कोर्ट को भैया कोर्ट बंद करवाइए डिसॉल्यूशन। फिर मिसकंडक्ट, मान लो कोई एक पार्टनर कोई गलत काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, जिस कारण से बिजनेस का नाम खराब हो रहा है, फर्म का नाम खराब हो रहा है, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाएगा और बोलेगा भैया बंद करवाइए डिसॉल्यूशन। फिर प्रेसिडेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मान लो कोई पार्टनर चोरी कर रहा है, कैश वगैरह चोरी कर रहा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है जानबूझ के, तो भैया उस सिचुएशन में भी कोर्ट बोलेगा डिसॉल्यूशन।
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 29 में मैंने बताया कि इंटरेस्ट ट्रांसफर तब होगा जब सारे पार्टनर कंसेंट देंगे। अगर बिना कंसेंट के ट्रांसफर करोगे तो कोर्ट जाके सीधा डिसॉल्यूशन करवा देंगे। उसके परपेचुअल यानी भाई जब से पार्टनरशिप बनाए हैं तब से लॉस ही चल रहा है, तो भाई एक समय आने के बाद भाई पार्टनर भी बोलेंगे भाई बंद कर दे डिसॉल्यूशन, ठीक है। और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, और जो कोर्ट को सही लगेगा उस ग्राउंड पे वो बंद करवा सकता है। जैसे कि मान लो कोई कन्फ्यूजन है मैनेजमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, गैम्बलिंग कर रहा है पार्टनर, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट बंद करवा देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 45 से 49 कि डिसॉल्यूशन होने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सबसे पहला, डिसॉल्यूशन हुआ एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि भाई फर्म डिसॉल्व हो गया। अगर नहीं देंगे तो पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होगा इवन डिसॉल्यूशन हो गया तब भी, ठीक है। अब कौन कौन लायबल नहीं होगा, देखो डिसीज पार्टनर, मरने के बाद भाई उसको छोड़ दो, अब तो भाई ऊपर चला गया, आप क्या जान लोगी बच्चे की, जान तो ले ही लिया हो, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर और पार्टनर जो पब्लिक नोटिस दे के रिटायर हुआ है वो उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबको नोटिस देना होगा। सेक्शन 46 बोलता है क्या, डिसॉल्यूशन हुआ, पार्टनर का राइट है कि फर्म का एसेट यूज करो और उससे लायबिलिटी पे ऑफ करो, कुछ बच गया तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सेक्शन 47 बोलता है कि एक पार्टनर जो इंसॉल्वेंट नहीं है उसके पास अथॉरिटी है कि वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन जो फर्म के हैं उसको कंप्लीट करके अपना पार्टनरशिप का अफेयर्स वगैरह सब बंद करो, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 48, सेटलमेंट का मोड, यानी सेटलमेंट कैसे होगा। सबसे पहला, जो भी लॉसेस होंगे वो इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सबसे पहले प्रॉफिट से सेटल करो, बच गया कुछ तो पार्टनर का कैपिटल उठाओ, फिर भी बच गया तो भैया पार्टनर को बोलो कंट्रीब्यूट करिए लॉस को। फिर एसेट जो है फर्म का वो कैसे कैसे यूज़ होगा, सबसे पहले एसेट पेमेंट थर्ड पार्टी को देने के लिए यूज़ होगा। फिर कोई पेमेंट पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो फर्म का एसेट उस लोन को रीपे करने में यूज़ होगा। फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैपिटल में देने के लिए होगा, बच गया और उसके बाद भी कुछ बच गया तो भैया एग्रीड प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लास्ट और तुम्हारा पार्टनरशिप खत्म। सेक्शन 49 बोलता है, प्रेफरेंस के बारे में बात करता है। ये मैंने ऐसा समझाया, इसका मैंने लिखा नहीं है तो तुम मॉड्यूल से एक बार देख कर लिख लेना, इससे क्वेश्चन भाई एक बार भी नहीं आया, फिर भी देख लेना भाई, देखने में क्या जाता है। इसके डिफरेंस बिटवीन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक डिफरेंस बिटवीन आ ही जाता है, खाली बेसिस देख लेना, बेसिस। सेक्शन 49 क्या बोलता है, फर्म का अगर एसेट है, अगर है क्या मतलब है ही, फर्म का एसेट है तो सबसे पहले फर्म की लायबिलिटी पे करेंगे, फिर पार्टनर की इंडिविजुअल लायबिलिटी, ठीक है। पार्टनर का एसेट है तो पहले पार्टनर की लायबिलिटी पे करेंगे फिर फर्म की लायबिलिटी पे करेंगे, यानी जिसका एसेट है पहले अपना देखो, उसके हमारे पास बच गया तो भाई सामने वाला का भी भला कर देंगे। यहीं पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नोट्स में डाल देता हूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।